20वीं सदी के शुरुआती दौर में नील्स बोर दो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। पहला रिलेटेड था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के साथ। उस एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने ये कहा था कि एक एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके सेंटर में एक छोटे से जगह में कंसंट्रेटेड रहता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होता है वो उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। रदरफोर्ड ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया तो था, लेकिन इस मॉडल पे कुछ सवाल ज़रूर उठ रहे थे। सवाल कुछ ऐसा था कि अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल हो जैसे कि इलेक्ट्रॉन, अगर ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो ऑब्वियसली ये एक्सीलरेटेड होगा, और हमें पता है कि एक्सीलरेटेड चार्ज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या किसी भी फॉर्म में एनर्जी ये अगर रेडिएट करेगा, रिलीज करेगा, तो उस सिस्टम का एनर्जी घटेगा, और सिस्टम के एनर्जी घटने से क्या होगा, इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी घटते 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 धीरे धीरे इसका ऑर्बिट श्रिंक करते जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में समा जाएगा। पर ऐसा इन रियलिटी तो होता नहीं है। अगर होता तो एटम एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहता। तो यहाँ पर ये पहला सवाल था, पहला पजल था जो कि नील्स बोर फेस कर रहे थे। और दूसरा जो पजल था जिसमें नील्स बोर मेनली काम कर रहे थे वो था हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एमिशन स्पेक्ट्रम पे बात किया था। हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम कुछ उस तरह का स्पेक्ट्रम होता है जहाँ पर कि हाइड्रोजन को एक्साइट किया जाता है। हो सकता है इलेक्ट्रिकली आयनाइज करके हो या किसी और तरीके से हो। अगर उसे आयनाइज किया जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है, लेकिन उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हर वेवलेंथ का रेडिएशन नहीं होता, बल्कि कुछ खास वेवलेंथ के ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहाँ पर दिखता है। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप्स दिख रहे हैं। इस ग्रुप को लिमन सीरीज़ कहा जाता है, इस ग्रुप को बामर सीरीज़ कहा जाता है। इसी सीरीज़ को सबसे पहले खोजा गया था। यहाँ पर देखिए एक ऑरेंजिश रेड कलर का आपको एक लाइन दिख रहा है, यहाँ पर ग्रीनिश ब्लू कलर का एक लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पर ब्लू कलर का लाइन आपको दिख रहा है। इस तरह से कलरफुल कुछ लाइन्स आपको दिख रहे हैं। इस सीरीज़ को बामर सीरीज़ कहा जाता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है पाशन सीरीज़। इसी तरह से आगे ये है ब्रैकेट सीरीज़, और उसी तरह से आगे फुंड सीरीज़ और हम्फ्री सीरीज़ और बाकी सीरीज़ होते हैं। लेकिन जब नील्स बोर इसमें काम कर रहे थे तो उस समय सिर्फ यही 3 सीरीज़ डिस्कवर्ड हुआ था, और उस समय तक इन सीरीज़ में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनका जो वेवलेंथ है उसके लिए पैटर्न तो ढूंढा जा चुका था। उसके लिए बामर इक्वेशन था, रिडबर्ग इक्वेशन था, लेकिन उनके पीछे रीज़न क्या है इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था जिसे नील्स बोर ढूंढ रहे थे। तो पजल उनके सामने काफ़ी बड़ा था। तो कहा जाता है ना कि प्रॉब्लम जितना बड़ा हो, अगर पूरे पेशेंस और डेडिकेशन के साथ काम किया जाए तो बहुत बड़ा एक सल्यूशन निकल के आता है। तो इसी के सल्यूशन के तौर पे 1913 में नील्स बोर 3 पॉस्टुलेट्स देते हैं जो कि एटम के स्ट्रक्चर का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता है। तो ये 3 पॉस्टुलेट्स क्या है, इस पे बात करने से पहले हमें थोड़ा बहुत हाइड्रोजन के इस एमिशन स्पेक्ट्रम पे बात करना होगा। सबसे पहले हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो एसोसिएटेड वेवलेंथ्स है, इन वेवलेंथ्स को लिख लेते हैं। अब इन वेवलेंथ्स के लिए पैटर्न ढूंढा था रिडबर्ग ने। रिडबर्ग ने कुछ इस तरह का एक फार्मूला दिया था जो कि हर एक वेवलेंथ के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल है। यहाँ पर लैम्डा जो है, ये लैम्डा इन सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ है। आर जो है रिडबर्ग कांस्टेंट है। यहाँ पर n1 का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इन्फिनिटी तक होगा। इस केस में लीमन सीरीज़ के केस में ये 1 होगा n1 का वैल्यू, और बामर सीरीज़ के लिए n1 का वैल्यू 2, और पाशन सीरीज़ के लिए 3, फिर आगे के सीरीज़ के लिए 4 5 6 7 इस तरह से ये आगे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पर इस फार्मूला में जो n2 आपको दिख रहा है इसका वैल्यू होता है n1+1, n1+2, n1+3 एंड सो ऑन। मतलब लीमन सीरीज़ के केस में n1 का वैल्यू 1 है,
तो यहाँ पर N2 का वैल्यू इस केस में N1 + 1 दैट मीन 1 + 1 2, फिर 1 + 2 ये वैल्यू 3 हो जाएगा, ये वैल्यू 4 हो जाएगा, ये वैल्यू 5 हो जाएगा एंड सो ऑन। अगर इस इक्वेशन में N1 के जगह पे 1 और N2 के जगह पे अगर आप 2 पुट करें तो आपको इस वाले रेडिएशन का वेवलेंथ मिलेगा। अगर N2 के जगह पे हम 3 पुट करें तो इस वाले रेडिएशन का हमें वेवलेंथ मिलेगा। उसी तरह से अगर N1 की जगह हम 2 पुट करें तो यहाँ पर N2 के जगह पे हमें इस जगह पे 3 पुट करना होगा, मतलब N1 के जगह पे 2 और N2 के जगह पे 3 अगर पुट करें तो हमें जो वेवलेंथ मिलेगा वो इस वाले रेडिएशन के लिए मिलेगा। सिमिलरली अगर N2 के जगह पे हम 4 पुट करें तो इस वाले रेडिएशन के लिए हमें वेवलेंथ मिलेगा। और ये फार्मूला जो है ये हर एक एमिशन लाइन के लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए, हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होता है लाइट का, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय उसका वेवलेंथ। ये एक चीज़ हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि एक फोटोन का एनर्जी ये बराबर होता है उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी इनटू प्लांक्स कांस्टेंट। तो अगर मान ले कि हमें इस वाले रेडिएशन के साथ एसोसिएटेड जो फोटोन है उस फोटोन का अगर हमें एनर्जी पता करना है तो हमें इसका फ्रीक्वेंसी के साथ प्लांक्स कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना होगा। अब देखिए, यहाँ से इन दोनों रिलेशन से हम ये कह सकते हैं, अगर न्यू के जगह पे हम c/λ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फिर हमें एनर्जी के लिए ये वाला इक्वेशन मिलेगा। अब देखिए, इस 1/λ के जगह पे अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो यही एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर हम h × c/r इसे कैलकुलेट करें, जो कि जूल में वैल्यू आएगा अगर SI यूनिट की बात करें, और फिर अगर उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो हमें HCr का वैल्यू मिलेगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एक्सप्रेशन को हम आगे यूज़ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इन सब वेवलेंथ्स के साथ एसोसिएटेड एनर्जी को अगर हम यहाँ पर ग्राफ के तौर में प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। यहाँ पर अगर हम इन्हें टॉप टू टॉप मिलाएं तो हमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा। इनका जो बॉटम्स है ये बॉटम्स भी एक लाइन में मैच कर जाता है। तो चलिए, इन लाइंस को हम नीचे से ऊपर तक नाम देते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे फिर 4 5 6 7 इस तरह से इन्फिनिटी तक ये चलेगा। अब देखिए, इनके लिए रिडबर्ग ने जो इक्वेशन दिया था कुछ इक्वेशन इस तरह का था। दैट मीन अगर हम इस वाले एनर्जी बैंड की बात करें तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पर N1 के जगह पे 1 और N2 के जगह पे 2 पुट करना होगा, तो हमें इस वाले एनर्जी बैंड का वैल्यू मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ये वाला जो एनर्जी बैंड है या ये वाला जो ग्राफ आपको दिख रहा है इसका जो हाइट है दैट इज इक्वल टू ये एनर्जी वैल्यू माइनस ये वाला एनर्जी वैल्यू। तो यहाँ से हम ये बात क्लियरली कह सकते हैं कि इसे E1 के तौर पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका वैल्यू हम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1² कह सकते हैं। यहाँ पर जो हमने 1 पुट किया था उसी का स्क्वायर। और ये जो सेकंड एनर्जी लेवल है इस एनर्जी लेवल के साथ एसोसिएटेड एनर्जी को हम -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 2² कह सकते हैं। ये जो 2 हमने इसके साथ एसोसिएट किया था, क्योंकि ये जो एनर्जी बैंड है इस पूरे एनर्जी बैंड को पता करने के लिए, इसका वैल्यू पता करने के लिए हमें यहाँ पर N1 के जगह पे 1 और N2 के जगह पे 2 पुट करना होता है। यहाँ आप सिंपली देख ले, ये जो एनर्जी वैल्यू होगा दैट वैल्यू इज इक्वल टू दिस एनर्जी लेवल विच इज़ E2 माइनस दिस एनर्जी लेवल विच इज़ E1। आप कैलकुलेट करके देख ले, दिस 1 माइनस दिस 1, आपको ये वाला वैल्यू मिलेगा N1 के जगह पे 1 और N2 के जगह पे 2। सिमिलरली उसी लॉजिक से अगर हम आगे बढ़े तो ये जो एनर्जी बैंड हमें दिख रहा, पहला येलो कलर का बैंड जो हमें दिख रहा, इसके लिए हमें N1 के जगह पे पुट करना होता है 2 और N2 के जगह पे पुट करना होता है 3। तो उसी लॉजिक से अगर हम आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं कि इस एनर्जी लेवल का जो वैल्यू है E3 that is equal to -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 3²। आप इन हर एक बैंड के लिए
हर एक एनर्जी लेवल का वैल्यू को पुट करके कैलकुलेट करके देख ले, आपको ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला वापस मिलेगा। तो शायद यहीं से बोर ने ये सोचा होगा कि एक हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी रैंडम ऑर्बिट में रोटेट नहीं कर सकता, बल्कि कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही वो रोटेट करता है, जिसके लिए एनर्जी लेवल आपको यहां पर इन एनर्जी लेवल के तौर पे दिख रहा है। और उन ऑर्बिट्स को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन ऑर्बिट्स के लिए, पहले वाले ऑर्बिट के लिए ये वैल्यू 1, ये वाला एनर्जी लेवल वो रिप्रेजेंट कर रहा है पहला ऑर्बिट जो है। दूसरा ऑर्बिट जो है ये वाला एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा ऑर्बिट ये वाला एनर्जी लेवल। चौथा ऑर्बिट ये वाला एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट कर रहा, और इसी तरह से आगे के ऑर्बिट्स भी हैं। तो फिर जैसा कि हमने यहाँ पर देखा E1 का वैल्यू, E2 का वैल्यू, E3 का वैल्यू, तो वो एनर्जी लेवल इंडिकेट कर रहा इलेक्ट्रॉन का इन ऑर्बिट्स में। मतलब इस ऑर्बिट में एनर्जी होगा E1 इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेकंड ऑर्बिट में होगा E2, थर्ड ऑर्बिट में होगा E3, फोर्थ ऑर्बिट में होगा E4 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए जो एनर्जी है वो ऑर्बिट के टर्म में हम उसका जनरल इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बोर ने ये भी प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से उसके नीचे वाले लोअर एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में आता है, तो उस समय वो जो एनर्जी डिफरेंस है दो ऑर्बिट्स का, उतने ही एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटॉन के तौर पे ये रिलीज करता है। और वही एनर्जी आपको यहाँ पर बैंड्स में दिख रहा है, क्योंकि यही जो फोटॉन है यही वहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम में डिटेक्टेड होता है। तो शायद कुछ यही सोच के बोर ने 3 पॉस्टुलेट्स दिए थे। बोर का पहला पॉस्टुलेट ये है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कुछ सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में ही बिना एनर्जी लूज किए, मतलब बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट किए, स्टेबल तरीके से रिवॉल्व कर सकता है। हाँ, वो एनर्जी रेडिएट करके निचले एनर्जी लेवल पे जा सकता है, लेकिन एक सिंगल ऑर्बिट में रोटेट करते हुए वो एनर्जी लूज नहीं करता है। और इस फर्स्ट पॉस्टुलेट से जो रदरफोर्ड मॉडल में उठता हुआ सवाल था, उस सवाल का उन्होंने जवाब दिया। अब आते हैं डायरेक्टली थर्ड पॉस्टुलेट पे। सेकंड पॉस्टुलेट पे थोड़ी देर बाद बात करते हैं। थर्ड पॉस्टुलेट में बोर कहते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो वो जो दो ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस है, उस डिफरेंस के बराबर वो एनर्जी रिलीज करता है। मतलब ये एनर्जी अगर E2 है इस ऑर्बिट में और इस ऑर्बिट में E1 है, और E2 से एक इलेक्ट्रॉन E1 में आ रहा है, तो ये जो फोटॉन रिलीज करेगा, उस फोटॉन का जो एनर्जी होगा, दैट एनर्जी विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। और हमें पता है कि दैट एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट इनटू उसका फ्रीक्वेंसी। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं hc ओवर लैम्डा। यहाँ पर लैम्डा उस फोटॉन का वेवलेंथ होगा। अब आते हैं सेकंड पॉस्टुलेट में। यहाँ पर बोर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम ये h डिवाइडेड बाई 2 पाई, दैट मीन प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो। मतलब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा, ये एंगुलर मोमेंटम होगा 1 इंटू h डिवाइडेड बाई 2 पाई। सेकेंड ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम 2h डिवाइडेड बाई 2 पाई, आप 2 कैंसिल कर सकते हैं। और थर्ड ऑर्बिट के लिए 3h डिवाइडेड बाई 2 पाई। फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4h डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये इनका एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए। अब बोर इस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से इस पॉस्टुलेट तक किस तरह से पहुंचे, ये तो फिलहाल आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन हम इस पॉस्टुलेट से इस एनर्जी लेवल तक, दैट मीन इस
एक्सपेरिमेंटल डेटा तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। तो यही हमारा अगले वीडियो का मुद्दा होगा कि बोर के सेकंड पोस्टुलेट से किस तरह से हम हाइड्रोजन एटम के लिए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल पता करते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।